ज्यादातर देशों पर हमला किया जा सकता है, बस आपके पास काफी ज्यादा सोल्जर्स हों, काफी वेपन्स हों और बहुत सारा पैसा हो। लेकिन इंडिया पर हमला करना लगभग नामुमकिन है। और इसका रीजन आर्मी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही अलायंसेस। असल रीजन है इंडिया की ज्योग्राफी। इंडिया चाइना की तरह मैन मेड दीवारों से प्रोटेक्टेड नहीं है। इंडिया प्रोटेक्टेड है माउंटेन्स से, फॉरेस्ट से, डेजर्ट से और ओशंस से। इंडिया के नॉर्थ में खड़ी है आइस और स्टोन की एक मैसिव वॉल, हिमालय। ये दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है और इसकी लेंथ न्यूयॉर्क से मियामी के डिस्टेंस से भी ज्यादा है और यहाँ का हर एक किलोमीटर डेडली है। हजारों किलोमीटर तक फैली ये माउंटेन्स एक ऑलमोस्ट इम्पेनेट्रेबल बैरियर बनाती हैं। स्टेप क्लिफ्स, नैरो पासेस, सब जीरो टेम्परेचर और इतनी पतली एयर कि ट्रेंड सोल्जर्स को भी सांस लेने में दिक्कत होती है। यहाँ से आर्मी को मूव करना सिर्फ डिफिकल्ट नहीं बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। टैंक्स चढ़ नहीं सकते, सप्लाई ट्रक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर्स को ब्रूटल विंड से लड़ना पड़ता है। अब वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और टेरेन बदलकर बन जाता है थार डेजर्ट। ये एशिया की सबसे हॉट जगहों में से एक है। यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। सैंडस्टॉर्म्स विजिबिलिटी को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, इंजिन्स ओवरहीट हो जाते हैं, सोल्जर्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं और पूरी की पूरी बटालियन रेंगने की स्पीड पर आ जाती है। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान पाकिस्तान ने इस डेजर्ट को क्रॉस करने की कोशिश की और फेल हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, जहां हैं सेवन सिस्टर्स, डेंस जंगल्स, हैवी रेनफॉल, स्टेप हिल्स और नैरो वैलीज। ये रीजन गुरिल्ला टैक्टिक्स और एम्बुश के लिए बना है, न कि मैसिव इन्वेडिंग आर्मीज के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी फोर्सेज ने म्यांमार से इसी रास्ते इंडिया में एंटर करने की कोशिश की, लेकिन टेरेन ने उन्हें रोक दिया। अब मान लो कोई समंदर के रास्ते अटैक करने की कोशिश करे, वो भी एक्सट्रीमली हार्ड है। साउथ में है डेक्कन प्लेटू, जिसके एक साइड वेस्टर्न घाट्स हैं अरबियन सी के पास और दूसरी साइड ईस्टर्न घाट्स बे ऑफ बंगाल के पास। ये दोनों रीजन टॉल माउंटेन रेंजेस हैं जो थिक फॉरेस्ट्स और हैवी रेनफॉल से ढकी हुई हैं। यहाँ आर्मी को लैंड कराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इंडिया की नेवी को मत भूलो, जिसके पास 130 से ज्यादा वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। अब मान लो किसी तरह कोई इन्वेडर माउंटेन्स, डेजर्ट्स, जंगल्स और सीज को पार भी कर ले, तो उसके सामने खड़ी होगी दुनिया की सबसे बड़ी और एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री। इंडिया के पास 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं और उनके पीछे हैं मैसिव रिजर्व्स। इंडियन मिलिट्री ग्लेशियर्स में लड़ी है, डेजर्ट्स में लड़ी है, जंगल्स में लड़ी है और हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड्स पर भी। और फिर आता है इंडिया का सबसे पावरफुल डिटरेंट, न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया उन गिने चुने देशों में से है जिनके पास फुल न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी लैंड से, एयर से और सी से अटैक करने की कैपेबिलिटी। लैंड से अग्नि मिसाइल सीरीज, एयर से मिराज 2000 और सुखोई SU-30 MKI और सी से असल गेम चेंजर INAS अरिहंत, एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स लगी है। मतलब अगर इंडिया पर पहले अटैक हो भी जाए तो भी इंडिया स्ट्राइक बैक कर सकता है। और अब सोचो, अगर इम्पॉसिबल सिचुएशन में कोई इन्वेडर कुछ सिटीज कैप्चर भी कर ले तो फिर क्या? इंडिया की असली ताकत है उसके लोग, 1.5 बिलियन लोग। कोई भी ऑक्यूपायर सिर्फ मिलिट्री से नहीं लड़ेगा, उसे मिलियंस ऑफ सिविलियंस का सामना करना पड़ेगा जो रेजिस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और फाइट बैक करेंगे। आज तक किसी भी मॉडर्न पावर ने इतने बड़े और डाइवर्स नेशन को सक्सेसफुली ऑक्यूपाई नहीं किया है। और आखिर में आता है जियोपॉलिटिकल कॉस्ट। इंडिया कोई आइसोलेटेड नेशन नहीं है। इंडिया US, यूरोप, रशिया और जापान का मेजर पार्टनर है। इंडिया पर अटैक करने का मतलब है सैंक्शंस, ग्लोबल बैकलैश और पॉसिबल इंटरनेशनल मिलिट्री इंटरवेंशन। आज की दुनिया में इंडिया पर हमला करना सिर्फ एक मिलिट्री गैम्बल नहीं है,